हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियोस में मैंने आपको सल्तनत काल की विभिन्न डायनेस्टीज के बारे में बताया, विभिन्न सुल्तानों के बारे में बताया, उनके राजनीतिक इतिहास के बारे में बताया, इसके अलावा उनकी शासन पद्धति के बारे में बताया, उनके उत्तर भारत की विजय, दक्षिण भारत की विजयों के बारे में बताया। तो हम देखते हैं कि इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, उस शासन व्यवस्था के बारे में विशद अध्ययन आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि जो सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था थी, जो सल्तनत दिल्ली सल्तनत पृथ्वीराज चौहान के बाद 1526 में मुगल बादशाह बाबर के आने तक भारत में स्थापित रही। हम कह सकते हैं कि 320 वर्षों तक जो सल्तनत भारत में स्थापित रही, उसकी शासन व्यवस्था का अध्ययन आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि ये दिल्ली सल्तनत जो थी, इसकी शासन व्यवस्था अरबी फारसी पद्धति पर आधारित थी। इस अरबी फारसी पद्धति में जो सुल्तान था वो सर्वोच्च था। देखिए, दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था के स्वरूप के बारे में एक वीडियो सेपरेट बनता है, जिसके बारे में कैसा स्वरूप था, कैसी ये बातें थी, उनके बारे में मुझे अलग से बताना पड़ेगा। आज हम आपको शासन व्यवस्था के बारे में बताएंगे। तो हम देखते हैं कि सुल्तान प्रायः शरीयत के अधीन रहकर काम करता था, अर्थात इस्लामी कानून के अधीन रहकर उससे कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी, और आमतौर पर सुल्तान शरीयत के अधीन रहकर कार्य करता भी था। कुछ सुल्तान ऐसे हुए हैं जिन्होंने सल्तनत काल में शरीयत का उल्लंघन करके या शरीयत की सीमाओं से अपने को नहीं बांधा है और शरीयत के आगे बढ़ के भी काम किए हैं, लेकिन प्रायः ये शरीयत के अधीन रहकर ही काम करते थे। हम देखते हैं सुल्तान के बाद अमीर वर्ग था। अमीर वर्ग दो भागों में विभाजित था, एक तुर्की, एक गैर तुर्की। तुर्की वर्ग ही सही मायने में अमीरों में सर्वोच्च पदों पर स्थापित था और अपना शासन में एकाधिकार स्थापित रखना चाहता था। बाद में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में या अलाउद्दीन खिलजी से पहले रजिया के समय में तुर्की लोगों का एकाधिकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, और बाद में जाके तुर्की और गैर तुर्की में भी यद्यपि विदेशी ही अमीर थे, ये ताजिक लोग थे जो गैर तुर्की अमीरों में आते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि तुर्की लोगों में दो वर्ग थे। उन्हीं तुर्की वर्गों के हाथ में दिल्ली शासन व्यवस्था के जो विभिन्न पद थे, सर्वोच्च पद थे, उन्हीं के हाथ में रहते थे। मजलिस एक खलवत का मतलब है मंत्री परिषद, आज की कैबिनेट हम इसे कह सकते हैं। तो मंत्री परिषद जो थी, मजलिस एक खलवत थी, इसमें 4 मंत्री महत्वपूर्ण थे या 4 मंत्रालय महत्वपूर्ण थे। सबसे पहले आता है दीवाने बिजारत, इसके बाद आता है दीवाने अर्ज, 3rd नंबर पर दीवाने इंसा और 4th नंबर पर दीवाने रसालत। ये 4 मंत्रालय अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। इनके बारे में क्रम से हम आपको बताते हैं। तो दीवाने बिजारत अर्थात राजस्व विभाग, राजस्व मंत्रालय, इसका जो प्रधान था वो वजीर कहलाता था, जिसे हम आज का प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। यही सुल्तान के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता था। संपूर्ण महत्वपूर्ण निर्णय सुल्तान के बाद इसे ही लेने का अधिकार था। इसका अधिकांश मंत्रालयों पर, अधिकांश विभागों पर कहीं न कहीं एक वर्चस्व, एक अधिकार रहता था। हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत तमाम लोग, देखिए राजस्व विभाग सबसे महत्वपूर्ण था ही, तो राजस्व विभाग भी इसके अंतर्गत था और सामान्य प्रशासन भी इसी के अंतर्गत था। तो हम देखते हैं इसके अंतर्गत विभिन्न विभाग इसके अधीन रहकर भी काम करते थे, जिनमें देखते हैं दीवाने बिजारत है, दीवाने इमारत, दीवाने अमीर को ही दीवाने इमारत नाम से ही स्पष्ट है कि लोक निर्माण विभाग, आजकल का PWD कह सकते हैं। और इसके बाद आता है दीवाने अमीर को ही। दीवाने अमीर को ही की अगर हम बात करते हैं तो ये कृषि विभाग से संबंधित था। कृषि के विकास का उत्तरदायित्व इस विभाग पर था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। दीवाने मुस्तखराज, ये बकाया राजस्व की वसूली के लिए बनाया गया था और इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। हम देखते हैं कि जो प्रमुख वजीर इस काल में हुए हैं, उन वजीरों की अगर हम बात करें तो फखरुद्दीन और मोहम्मद जुनैदी को निजामुल उल्क की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। फखरुद्दीन और मोहम्मद जुनैदी ये सुल्तान इल्तुतमिश के वजीर थे और सुल्तान इल्तुतमिश ने ही मोहम्मद जुनैदी को निजामुल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। इस पर क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा हम देखते हैं अहमद अय्याज, ये मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर था। खाने जहां मकबूल फिरोज तुगलक का वजीर था। ये वजीर काफी महत्वपूर्ण थे सल्तनत काल में। इसके अलावा नायब वजीर भी होता था।
वजीर की हेल्प के लिए, वजीर की सहायता के लिए तमाम और भी अधिकारी कर्मचारी होते थे, जिनके बारे में एक विस्तार से बताया जा सकता है। फिर हम देखते हैं सेकंड नंबर पर आता है दीवाने अर्ज, अर्थात सैन्य मंत्रालय, सैन्य विभाग। उस काल में जब संपूर्ण शासन व्यवस्था या संपूर्ण राज्य सेना के बल पर ही टिका हुआ हो, तो स्वाभाविक है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण विभाग था। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो बलबन के द्वारा इस विभाग की स्थापना की गई है। और इसका जो अध्यक्ष था वो आरिज-ए-मुमालिक कहलाता था। अहमद अय्याज प्रथम आरिज-ए-मुमालिक कह सकते हैं, जिसको नियुक्त बलबन के द्वारा किया गया था। इस दीवाने अर्ज के अंतर्गत जो कार्य होते थे या आरिज-ए-मुमालिक के द्वारा जो कार्य किए जाते थे, वो सेना की भर्ती, सेना का संचालन, सेना के लिए रसद की आपूर्ति, यातायात, इस संबंधी सारे इस कार्य आरिज-ए-मुमालिक के द्वारा संपन्न किए जाते थे। फिर हम देखते हैं अगर दीवाने अर्ज के अंतर्गत जो संपूर्ण सैन्य व्यवस्था है, सेना के कौन कौन से भाग थे, कौन कौन से अंग थे, सेना का संचालन किस तरीके से होता था, इस संपूर्ण के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनता है। सल्तनत काल की सैन्य व्यवस्था, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो हम भविष्य में बनाएंगे। और इसके बाद हम देखते हैं दीवाने इंसा। दीवाने इंसा का अर्थ है शाही सचिवालय। शाही सचिवालय के अंतर्गत इसका जो प्रमुख था वो दीवाने खास दबीर खास कहलाता था। और इसके अंतर्गत शाही पत्र व्यवहार, सुल्तान के द्वारा जो शाही पत्र व्यवहार किया जाता था, वो संपूर्ण इसी के अंतर्गत शाही सचिवालय के अंतर्गत होता था। और ये जो पत्र व्यवहार थे काफी गोपनीय रखे जाते थे, इसलिए इस विभाग का अत्यधिक महत्व था। इसके बाद हम देखते हैं दीवाने रसालत। दीवाने रसालत से तात्पर्य है विदेश विभाग। इसके अंतर्गत विदेशों से जो पत्र व्यवहार होता था, विदेशी शासकों से जो पत्र व्यवहार होता था, शिष्टाचार भेंट होती थी, ये सारी इसके अंतर्गत आती थी। और विदेशी राजदूतों, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति और विदेशी राजदूतों की भारत में देखभाल, दिल्ली सल्तनत में, ये संपूर्ण व्यवस्थाएं दीवाने रसालत के अंतर्गत की जाती थी। हम देखते हैं कि इसके बाद जो महत्वपूर्ण विभाग और भी थे जिनके बारे में बताना आवश्यक है। हम देखते हैं दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान का आशय है दास विभाग। इसकी स्थापना फिरोज तुगलक के द्वारा की जाती है। ये अक्सर कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है कि दीवाने बंदगान से क्या आशय है। तो दीवाने बंदगान से आशय दास विभाग है। और इसकी स्थापना जो है किसने की, तो फिरोज तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। दीवाने खैरात, दीवाने खैरात से मतलब है दान विभाग। और इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था, महत्वपूर्ण कार्य की अगर बात करें तो गरीब लड़कियों का विवाह करवाना इसका महत्वपूर्ण कार्य था। इसकी स्थापना भी फिरोज तुगलक के द्वारा की जाती है। फिर हम देखते हैं दीवाने इमारत, लोक निर्माण विभाग, नहरों का निर्माण, बांधों का निर्माण, तमाम इमारतों का निर्माण, मस्जिदों का निर्माण, मदरसों का निर्माण, ये संपूर्ण मकबरों का निर्माण, ये संपूर्ण कार्य दीवाने इमारत के अंतर्गत किए जाते थे। आज का इसे PWD कह सकते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग इसे कहा जा सकता है। और इसकी स्थापना भी फिरोज तुगलक के द्वारा की गई है। इसके बाद आता है दीवाने इस्तिहकाक। दीवाने इस्तिहकाक का आशय क्या है, तो ये पेंशन विभाग था। पेंशन देने का कार्य दीवाने इस्तिहकाक के द्वारा किया जाता था। और इसकी स्थापना भी फिरोज तुगलक के द्वारा की गई है। ये देखिए, ये संपूर्ण विभाग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और इन सब की स्थापना सुल्तान फिरोज तुगलक के द्वारा की गई है। आपको इनका आशय पता होना चाहिए। और फिर देखते हैं अमीर आखूर। कुछ महत्वपूर्ण विभाग हैं, जैसे अमीर आखूर, ये जो अश्वशाला का प्रधान होता था, माने अश्वशाला इसके अंतर्गत थी। सहना ए पील माने हाथियों की सेना का प्रधान जो था। अमीर शिकार, जो शिकार में सुल्तान के साथ रहता था, वो अमीर शिकार कहलाता था। सरजानदार, सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान था, अत्यधिक महत्वपूर्ण होता था। फिर हम देखते हैं दीवाने सियासत। दीवाने सियासत का आशय है जो तमाम अधीनस्थ राज्य विद्रोह करते थे, उन विद्रोहों से निपटने के लिए दीवाने सियासत की स्थापना की गई थी। अब हम देखते हैं कि इन संपूर्ण बातों में
जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की जो व्यवस्था थी वो अरबी फारसी पद्धति पर आधारित थी। सुल्तान प्रायः शरीयत के अधीन रहकर काम करता था और शरीयत की व्याख्या का प्रश्न आता था तो उलेमा के द्वारा उसकी व्याख्या की जाती थी। अमीर दो प्रकार के थे, तुर्की और गैर तुर्की थे। इसके बाद हम देखते हैं मजलिस खलबत मंत्रिमंडल था। दीवान बिजारत सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय था। इसका प्रधान वजीर होता था, इसे हम प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत दीवान इमारत, अमीर कोही, मुस्तखराज, बकाया राजस्व की वसूली के लिए मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है। हम देखते हैं प्रमुख वजीर हैं जिनके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। ये वजीर किसके समय था? मोहम्मद जुनैदी के बारे में इसका वार्तालाप भी है इल्तुतमिश से, उसके बारे में भी अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। अहमद अय्याज को मोहम्मद तुगलक ने अपना वजीर बनाया था। खाने जहां मकूल फिरोज तुगलक का वजीर था। इसके बाद दीवान अर्ज की बात आती है, इस पर अक्सर प्रश्न बनता है कि दीवान अर्ज की स्थापना किसने की? तो दीवान अर्ज की स्थापना जो है बलबन के द्वारा की जाती है और यह सैन्य विभाग था और इसके जो अध्यक्ष का को आरिज मुमालिक कहा जाता था। दीवान इंसा शाही सचिवालय था जो दबीर खास के अधीन रहकर कार्य करता था। दीवान रसालत विदेश विभाग था जिसके बारे में अभी आपको मैंने बताया। फिर हम देखते हैं दीवान बंदगान दास विभाग, खैरात दान विभाग, दीवान इमारत लोक निर्माण विभाग, दीवान इस्तेकाक पेंशन विभाग, इनके बारे में प्रश्न बनते हैं जो फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित किए गए थे। फिर देखते हैं अमीर आखूर सहनाई पील अमीर आखूर, देखते हैं अमीर आखूर रजिया सुल्ताना ने याकूत को अपना अमीर आखूर बनाया था। इसके बाद हम देखते हैं अमीर शिकार के बारे में बताया, सरजानदार और दीवानी सियासत। हम देखते हैं इसके अलावा ये केंद्रीय शासन की व्यवस्था थी। इसके बाद इक्ता, जो दिल्ली सल्तनत थी वो इक्तों में विभाजित थी। इक्तों का प्रधान इक्तेदार होता था, इक्ते भी सिकों में विभाजित थे। इसके बारे में भविष्य में हम एक प्रांतीय शासन व्यवस्था के बारे में वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में आपको तब पता चलेगा। और इसके अलावा दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के बारे में एक टॉपिक बनता है और दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था के बारे में भी एक टॉपिक बनता है। इनके बारे में हम भविष्य में वीडियोस बनाएंगे और आप मुझे भी किस विषय पर वीडियो बनाएं इसके लिए आप मुझे सजेस्ट